हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो आज एक बेहद खास और इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो सेशन है क्लास 12 भूगोल विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का आज हम करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आइए समझते हैं एक बार में इस चैप्टर को, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए है बेहद खास। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का मतलब क्या है। देखिए, जनसंख्या क्या है आप समझ रहे हैं, किसी भी स्थान पर जितने लोग रह रहे हैं वो सब होती है जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन। वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कितनी जनसंख्या किस जगह पर रही। जैसे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रह रही है, ऐसे ही सबसे बहुत कम जनसंख्या किसी राज्य से, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहां पर छोटी छोटी कम कम जनसंख्याएं रहती हैं। महाराष्ट्र है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है। दिल्ली जैसा है जो बहुत ज्यादा जनसंख्या है। यानी अलग अलग राज्यों में जनसंख्या कम या ज्यादा है। इसी प्रकार दुनिया के अलग अलग देश, जैसे चीन है सबसे ज्यादा, फिर भारत है। इसी प्रकार जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ओशियानिया, अलग अलग जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उन कॉन्टिनेंट्स में इस यानी उन महाद्वीपों में हमारी जो जनसंख्या है दुनिया की, वो किस प्रकार वितरित है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे घनत्व, यानी जनसंख्या, जिसको जो कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी प्रति स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इसका मतलब होता है जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा ध्यान देंगे वितरण पर, वितरण और घनत्व के बाद वृद्धि पर। वृद्धि मतलब जनसंख्या कितनी बढ़ी, किस दर से या घटी, इसकी बात थोड़ी करेंगे। और जनसंख्या को या जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले क्या क्या तत्व हैं, इनको भी देखेंगे। तो पृथ्वी पर मानव बहुत दिन से निवास कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो भौगोलिक वातावरण है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। क्यों? क्या चीज? किसी भी जगह पे उसकी जनसंख्या, जो देश है वहां पर किस प्रकार की कितनी जनसंख्या होगी, यानी कितनी जनसंख्या होगी, वो किस प्रकार की होगी, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक वातावरण पर। और वहां की जनसंख्या, वहां की क्या है, वास्तविक धन है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, मानव एक संसाधन है, ह्यूमन एक रिसोर्स है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में लेके चलना है। ठीक है, मानव जो है एक ऐसा संसाधन है जो अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। इसलिए मानव संसाधन या मानव जनसंख्या का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि विश्व जनसंख्या या उसका वितरण पूरी दुनिया में कैसा है, इसके बारे में हम थोड़ा समझ सकें। तो कितनी संख्या पुरुषों की है, कितनी स्त्रियों की है दुनिया में, यह भी जानना जरूरी है। तो जिसको हम जनसंख्या संगठन में भी थोड़ा सा देखेंगे विशेष रूप से। और वितरण किस प्रकार का है, यह भी जानना जरूरी है। प्रतिवर्ष कितने बच्चों का कहां जन्म हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, जिससे जनसंख्या के हम मूल जो परिवर्तन है उसको जान सकते हैं, इसकी जानकारी लेनी भी जरूरी है। ठीक है, कितने लोग गांव में हैं, पढ़े लिखे हैं, किसका क्या व्यवसाय है, ये सारी चीजें भी थोड़ी सी हम जनसंख्या का जब अध्ययन करते हैं तो देखने का प्रयास करते हैं। जो विश्व जनसंख्या, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन ना बहुत बार पूछी भी गई है। ब्लास ने कहा कि 2/3 जनसंख्या, यानी 2/3 जो पॉपुलेशन है वो दुनिया के 1/3 हिस्से में रह रही है। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी जनसंख्या छोटे स्थान पर रह रही है। क्योंकि इस पर कई सारे कारण हैं, कई सारे तत्व हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। कई सारे वो फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जनसंख्या कहां ज्यादा रहेगी, कहां कम रहेगी। उन हम कारकों को, उन डिटर्मिनेंट्स को हम आगे देखेंगे कि वो कौन कौन से कारक हैं। अब प्रारूप कैसा है दुनिया में विश्व जनसंख्या के वितरण का? तो देखिए, जनसंख्या वितरण का मतलब होता है कि जो भूपृष्ठ है, जो जमीन है, जो धरती है, उस पर लोगों का वितरण किस प्रकार का है, कितने व्यक्ति कहां पर रह रहे हैं। तो अगर हम ये देखेंगे तो हमें बहुत स्पष्ट पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहे। मतलब कि एक जैसा वितरण नहीं है कि एक महाद्वीप में इतने लोग, दूसरे महाद्वीप में इतने लोग, एक देश में इतने लोग, दूसरे देश में इतने लोग, नहीं, वो बहुत अनइवन है, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं बहुत कम, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। कहीं पर जनसंख्या बहुत सघन है, सघन मतलब डेंसर, जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में ही बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ऐसा भी बहुत जगह देखा जाएगा। और कहीं पर क्या है, बिल्कुल बहुत ज्यादा, वहां पर एक ही जगह पर बहुत लोग रह रहे हैं। कहीं पर देखा जाएगा कि बहुत कम, बहुत बड़े जगह में बहुत कम लोग रह रहे हैं, जैसे अंटार्कटिका, वो बिल्कुल निर्जन है। तो लगभग 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 7.7 अरब लोग रहते हैं। तो ये एक फैक्ट है जो जनसंख्या वितरण में आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर अंटार्कटिका को हम छोड़ दें तो बाकी महाद्वीपों पर देखें तो लगभग 56 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रह रहे हैं। ठीक है, देश वाइज देखेंगे तो भारत में वो 382 के आसपास पहुंच जाएगा। जैसे अगर भारत में ही बिहार देख लें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
दिल्ली देख लें तो 11,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो अलग अलग ये वेरी करता है, इसमें बहुत असमानताएं हैं। और विश्व जनसंख्या का 90% जो है वो केवल 10% भूभाग में रहता है। सोच लीजिए, जो पूरी जनसंख्या है उसका 90% पॉपुलेशन, केवल 10% जनसंख्या उस पर वो 10% जमीन पर रहता है। अब ये दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज हैं जिनका अगर आप जनसंख्या देखें, ठीक है, हालांकि भारत के भी रिसेंट डेटा नहीं है, वो आने वाली है, लेकिन फिर भी अगर आप रिसेंट टू रिसेंट में देखें तो ये मिलियंस में दी गई है। सबसे ऊपर चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ठीक है, इसके बाद आप ब्राजील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको ये देख सकते हैं। अगर यूपी को देखें ना तो 5वें नंबर पर यूपी आ जाएगा। तो ये वो देश है, इन देश को भी थोड़ा सा आप ट्रेंड ध्यान रखिएगा, कभी कभी ट्रेंड्स पे क्वेश्चन पूछता है। अब हम अगर वितरण देख ले कॉन्टिनेंट वाइज की अलग अलग महाद्वीपों में कैसा वितरण है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एशिया के। तो एशिया के बारे में आप सबसे अधिक 1-2 पॉइंट्स जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या रख लीजिएगा? सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे घना, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहुत घना रूप में बसा हुआ है और अधिक जनसंख्या भी है। और खास करके जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, यानी ये पूरा आप ये देख रहे होंगे, ये एशिया वाला इलाका आपको, ये अगर मैं रेड में आपको दिखाऊं तो ये पूरा एशिया का आपको मैप दिखेगा। और खास करके ये जो इलाके हैं, ये जो इलाके आपको दिख रहे हैं, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया में, ये वाले जो इलाके हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, आसियान कंट्रीज वाली जो आती हैं, वहां पर और ज्यादा मानव जमखट आपको दिखाई देता है। तो एशिया का ध्यान रखिएगा, 59 से ये 70 कर करीब आ जाएगा, 59.7, 59.7% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। और कुल स्थलीय क्षेत्र केवल कितना है? 20% के आसपास ही है। तो इससे आप अंदाजा लगा जाइए कि कितनी ज्यादा जनसंख्या यहां पर है, ठीक है। जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि पर आधारित है। ये ऐसा एक महाद्वीप है जहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल है, और एग्रीकल्चर की बहुत, इसीलिए आप देखिए जितने उपनिवेश हम बनाया देशों को, यानी जो गुलाम बनाया यूरोपियन कंट्रीज ने, वो यहाँ आकर कृषि करवाते थे, कच्चा माल तैयार करते थे और अपने यहाँ उद्योगों के लिए ले जाते थे। तो कृषि की संभावनाएं, जलापूर्ति की संभावनाएं, क्लाइमेट, वो सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर लोगों को, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा कि यहाँ पर लोगों को जनसंख्या के स्थायित्व होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। यहां देखिए, नदियों के मैदान, समुद्र तटीय मैदान अधिक घने बसे हुए हैं, ठीक है। और जनसंख्या का जो संकेंद्रण है, यानी जनसंख्या वहां पर ज्यादा है जहां पर कृषि करने के लिए ज्यादा संभावना है। जैसे भारत में उत्तरी मैदान जो है, गंगा का जो पूरा गंगा घाटी और गंगा का जो मैदान है, गंगा प्लेन्स जिसको बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा कृषि आप देख सकते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में जितनी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके अलावा दक्षिण भारत की भी नदियां हैं। तो खास करके उत्तरी भारत में यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये घने बसे स्टेट्स हैं जो क्या करते हैं, जो कृषि पर आधारित हैं, और कृषि कार्य वहां पर आसानी से हो सकता है। इसी तरह चीन में भी जो नदियां हैं, इसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उसमें जो नदियां हैं, उन सभी नदियों के किनारे क्या है, कृषि बहुत तेजी से विकसित हुई है। यहाँ जनसंख्या का वितरण समान नहीं है, सबसे अधिक जनसंख्या चीन है, इसके बाद भारत का स्थान है। यूरोप की बात करें तो जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण मध्य यूरोप में है। अब यूरोप का आप ये इलाका देख लीजिए, ये सारे यूरोप में आप देख सकते हैं, ये पश्चिमी यूरोप, ये मध्य यूरोप आप देख रहे हैं, ठीक है। मध्य यूरोप देख सकते हैं, ये पूर्वी यूरोप देख सकते हैं, और जो मध्य यूरोप है इसमें सबसे ज्यादा आपको जनसंख्या दिखाई पड़ेगी। जलवायु उत्तम है, लेकिन बहुत भारत जो एशिया की जलवायु जितना बेहतर नहीं है कि बहुत सारे कृषि हो सके, लेकिन हाँ औद्योगिक दृष्टि से खास करके रूर क्षेत्र जो है, और जर्मनी आपने पूरा सुना होगा, इटली का जो इलाका है, इसके अलावा जो ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो भूमध्य सागर वाला इलाका है, वहां पे बहुत सारे सिट्रस यानी खट्टेदार फलों की भी कृषि खेती की जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूरोप में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सोनाको सबसे अधिक घना, इसके अलावा आप देख लेंगे अगर तो नीदरलैंड, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, स्विट्जरलैंड, ये घने बसे क्या है, देश हैं यहाँ पर। और इन स्थानों में कृषि, उद्योग और परिवहन की भी अच्छी सुविधा है, ये बात ठीक है। एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण जो यूनिट्स हैं, जैसे डेनमार्क जैसे देश ऊपर आपको मिलेंगे, वहाँ पर जो सहकारी कृषि है, डेयरी, नीदरलैंड है, वहाँ पर डेयरी उद्योग बहुत विकसित है। इसके अलावा जो फार्मिंग होती है उससे उसको प्रोसेस करके बाकी चीजें बनाना, जिसको फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं, वो इंडस्ट्रीज वहां पर हैं। इसके अलावा बाकी उद्योग भी हैं, कपड़ों का यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत विकसित हैं, और परिवहन मतलब यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तो विकसित है ही बहुत अच्छे तरीके से। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जनसंख्या उस हिसाब से निवास करती है।
उत्तरी अमेरिका, जिसमें प्रमुख रूप से 3 कंट्रीज आपको ध्यान रखने हैं, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये 3 कंट्रीज मुख्य रूप से वहां पर हैं और यहां पर भी अच्छी खासी जनसंख्या निवास करती है। यहां भी उद्योग, नगरीकरण, इसके अलावा जलापूर्ति, वहां पर झील, जो पूरा झीलों का जमावड़ा है जिसको आप कह सकते हैं, इसके अलावा जो समुद्र का तटवर्ती इलाके भी है जहां से पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है, ये सारी वहां की क्या है, विशेषताएं हैं। इस महाद्वीप में अटलांटिक तटीय क्षेत्र है, एक तरफ पैसिफिक है यानी कि प्रशांत महासागर, एक तरफ अटलांटिक महासागर, ठीक है। 14% स्थलीय भाग है और 4.8% जनसंख्या रहती है। संयुक्त राज्य, ये 4.8 है, ठीक है ना, इसको पॉइंट कर लेंगे आप, ठीक है, 4.8, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक तट से अपलेशियन तक देश की 70% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। सुपीरियर झील, तो ईरी, सुपीरियर, मिशिगन, ये सारे इंपॉर्टेंट झीलें हैं और ये आप देख लीजिए, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको और ये कुछ कैरेबियन आइलैंड्स हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। पूर्वीय तटीय क्षेत्र आर्थिक संसाधन में संपन्न है, ये वाला जो इलाका है, ये पूर्वी इलाके जो हैं वो जो ईस्टर्न तरफ है, ये ज्यादा आर्थिक रूप से यहाँ पर विकसित है और यहाँ पर जनसंख्या घनी रूप से निवास करती है, ठीक है। चलिए, यहाँ खनिज बहुत मिलते हैं, खनिज पदार्थ की बहुलता है। ये देखिए, मैं आपको खनिज के हिसाब से जब चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। आगे के चैप्टर्स हैं कि कहाँ कौन से खनिज हैं, मैप पर कहाँ दिखाएंगे, कौन सी झीलें क्या हैं। अभी हम केवल जनसंख्या के वितरण के हिसाब से देख रहे हैं कि वितरण कहाँ कहाँ है और वो जो फैक्टर है वो प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी की घाटी है, वो सबसे ज्यादा घनी रूप से विकसित है। घनी रूप से विकसित का मतलब जहां कम जगह पर ज्यादा लोग रह रहे हैं। फिर हम लैटिन अमेरिका की बात करेंगे, जिसमें कौन कौन से देश आएंगे, जैसे पेरू, चिली, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राजील, बोलीविया, है ना, ये अर्जेंटीना, ये सारे जो देश हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है। और फ्रेंच गियाना, ये सारे देश आएंगे। लैटिन अमेरिका में विश्व के स्थलीय भाग का केवल 24.9% भाग है, लेकिन विश्व जनसंख्या का 8.5% जनसंख्या रहती है। यहाँ भी वितरण बहुत आसान है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का। तो ये सारे देश हैं, आप देख सकते हैं, सूरीनाम, गियाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, ठीक है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राजील, ये सारे देश हैं। ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू सबसे ज्यादा घने बसे हुए हैं, ठीक है। तो आप ये इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखिएगा। गेहूं का कटोरा, अर्जेंटीना के आपने नाम सुना ही होगा। अफ्रीका, अब अफ्रीका में क्या है, ये इस महाद्वीप का 19.7% भूभाग है, लेकिन केवल 16.9% जनसंख्या यहाँ रहती है, 16.9%, ठीक है। ये बहुत बड़ा भाग यहाँ का जो है सहारा मरुस्थल में चला जाता है। तो मरुस्थल में, वही मैं आगे चर्चा करूंगा कि जो मरुस्थली इलाके होंगे, डिजर्ट वाले इलाके होंगे, वहां पर जनसंख्या बहुत कम निवास करेगी और जो प्लेन एरियाज होंगे, जो कृषि योग्य वहां पर ज्यादा करेगी, ठीक है। तो ये 16.9 है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरा, कालाहारी मरुस्थल, कांगो बेसिन, यहां पर जो मरुस्थली इलाके होंगे कम बसे हुए होंगे, कम घने होंगे। गैवान, कांगो, मध्य अफ्रीका गणराज्य, ये कम घने बसे हुए हैं, ठीक है। जो नील नदी का डेल्टा है, जाहिर सी बात, अमेजन नदी, नील नदी, लंबी नदी आप जानते हैं। तो वहां मोरक्को, अल्जीरिया, ये भूमध्य सागर का जो तट है, यानी अफ्रीका और जो यूरोप के बीच की मैंने जगह आपको दिखाई थी, वहां पर कांटेदार, झाड़ीदार और खट्टे फल, ये सारी चीजों के, जिसको सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, उनका उत्पादन होता है। तो वहां पर थोड़ा सा घनी बसी आबादी है और वहां से वर्ल्ड ट्रेड भी होता है, ठीक है। फिर हम ऑस्ट्रेलिया या ओशियानिया की बात करें तो इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, आते हैं 13-14, वो छोटे छोटे हैं। न्यूजीलैंड भी उसमें आता है। यह क्षेत्र स्थल का 5.5% है और कुल जनसंख्या का 0.5% ही रहती है। देख लीजिए, एक तरफ एशिया को देखिए कि लगभग 20% से भी कम स्थल और 60% के आसपास जनसंख्या। ये 5.5% का स्थल है, लेकिन केवल 0.5% जनसंख्या रह रही है। इससे ये पता चलता है कि जो जनसंख्या का वितरण है वो बहुत असामान्य है, एक जैसा नहीं है। आप आंसर्स लिखते समय भी या टिक करते समय ये ध्यान रखिएगा। मतलब जब आप सीयूईटी में तो टिक करेंगे तो ये आपको ना इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे कि ज्यादा घने बसे हर जगह क्या बराबर बसे हैं, क्या घनत्व समान है, तो नहीं। अब यहां भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहां सघन जनसंख्या दक्षिण पूर्वी तट, ये वाले जो इलाके हैं, विक्टोरिया, ये न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, ये वाले, और खास करके ऑस्ट्रेलिया में जो तटवर्ती इलाके हैं ना, वहां पर ज्यादा शहर बसे हुए हैं। यहाँ कृषि भी उत्तम है, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग यहाँ की बहुत उन्नत है। भारत के बहुत सारे लोग जाकर वहाँ काम भी करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी है, इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। अच्छी वर्षा और कृषि और पशुपालन, यहाँ अच्छा विकास हुआ है अच्छी वर्षा के कारण। जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, इसके स्वर्ण क्षेत्रों में अच्छी जनसंख्या है। महाद्वीप के मध्य भाग में मरुस्थल है। हाँ, जो पूरा ये ऑस्ट्रेलिया का बीच वाला इलाका देख रहे हैं ना, वहाँ केवल क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं ये पूरा बीच का इलाका, गिब्सन से लेकर और बहुत सारे वहाँ पर क्या है, डिजर्ट है, बहुत मरुस्थल है, किनारे किनारे ही ज्यादातर जनसंख्या बसी हुई है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे। तो ये मैंने आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट का थोड़ा सा कहानी बता दिया, एक आपको खाका दे दिया कि अलग अलग महाद्वीपों में जनसंख्या किस तरह अनइवन तरीके से वितरित हुई है, यानी समान वितरण आपको दिखाई नहीं पड़ता है।
अब हम बात करेंगे कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित क्या क्या चीजें करती हैं, क्यों जनसंख्या कहीं ज्यादा पाई जाती है, कहीं कम पाई जाती है। तो जनसंख्या के वितरण पर अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है, जैसे भौगोलिक स्थिति वहां की क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि भाई जैसे कोई जगह अगर रहने लायक बहुत अच्छी होगी तो वहां ज्यादा जनसंख्या होगी, ठीक है। कृषि वहां पर अच्छा होगा, बारिश वहां पर अच्छी होगी, ठीक है। आर्थिक स्थिति वहां की कैसी है, क्या वहां कोई आर्थिक संभावनाएं हैं, कोई फैक्ट्रीज हैं, कोई आर्थिक क्रिया की जा सकती है। सामाजिक क्या वहां रहने लायक स्थिति है। कई बार सामाजिक कारण ऐसे खराब हो जाते हैं, सामाजिक स्थितियां, कि लोग पलायन कर जाते हैं, वहां छोड़ के चले जाते हैं। धार्मिक और राजनीतिक स्थिति वहां कैसी है, लोगों का अधिकार है कि नहीं। जैसे आप देख लीजिए रोहिंग्या के लोग भाग भाग के क्यों आए, राजनीतिक स्थिति खराब हो गई। तो ऐसी भी स्थितियां आती हैं तो लोग वहां जनसंख्या कम हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जलवायु। जलवायु यानी क्लाइमेट कैसा है, ये क्या करेगा, निर्धारित करता है कि जनसंख्या कैसी रहेगी। तो जलवायु बहुत प्रभाव डालता है और उन्हीं स्थानों पर लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे जहां की जलवायु उनके हिसाब से होगी, जहां की जलवायु उनको सूट करेगी या उनको मदद करेगी, ठीक है। तो जो उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले कांगो और अमेजन नदियों की घाटियां हैं, यहां प्रति वर्ग किलोमीटर 15 ही मनुष्य निवास करते हैं। और जो उष्ण मरुस्थल हैं, टुंड्रा या टैगा हैं, वहां भी बहुत कम रहते हैं। तो एक तरह अगर आप उष्ण कटिबंधीय इलाके देखेंगे जो मकर रेखा कर्क रेखा के बीच के हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि ज्यादा जनसंख्या निवास करेगी। वहीं आप जितना पोलर ठंडे इलाके में या किसी मरुस्थलीय इलाके में या किसी ठंडे शीत मरुस्थल में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जनसंख्या उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो अब जिन प्रदेशों की जनसंख्या जलवायु बहुत गर्म या बहुत ठंडी होगी, वहां पर जनसंख्या का वितरण कम होगा। और जो समशीतोष्ण होगी यानी टेम्परेट होगी, जहां ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी होगी, वहां पर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होगा या जनसंख्या का वितरण ज्यादा होगा। तो ये अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। और जो अर्ध उष्णकटिबंधीय भाग है, सिंधु गंगा के मैदान है, वहां पर ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। जो समशीतोष्ण वाले हैं वहां पर और ज्यादा करती है। समशीतोष्ण यानी जहां पर क्या होगा, बिल्कुल बराबर ठंडी गर्मी रहेगी, ज्यादा परेशानी नहीं होगी, तो वहां पर ज्यादा लोग निवास करेंगे, ठीक है। अब एक हंटिंगटन का कथन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इससे आप समझ जाएंगे कि क्या कंसेप्ट है। उन्होंने कहा वर्तमान समय में जिन भागों में अत्यधिक आर्थिक विकास और ऊंची सभ्यता देखी जाती है, उसका एकमात्र कारण वहां पाई जाने वाली जलवायु है। उन्होंने कहा जहां ज्यादा विकास है, जहां अच्छी सभ्यता है, वो जलवायु उसका मेन बात है। क्योंकि कुछ भागों में जो अस्वास्थ्यकर जलवायु है, जो खराब जलवायु है, यही मानव को आलसी बनाती है, निर्बल बनाती है, अकुशल बनाती है। और उत्तम जलवायु के कारण लोग कई जगह उत्साही रहते हैं। जैसे होता है ना, लोग कहते हैं ऑफिस का क्लाइमेट कैसा है तुम्हारा, वर्किंग क्लाइमेट कैसा है, मतलब कि वहां तुमको स्ट्रेस दिया जाता है, परेशान हो या तुम बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। तो यही क्लाइमेट या जलवायु की बात की जा रही है कि जहां पर अच्छी क्लाइमेट रहेगी, लोग वहां पर अच्छा उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी लोगों की ज्यादा रहेगी और जनसंख्या वितरण अच्छा होगा। दूसरी चीज जो प्रभावित करती है रिलीफ, धरातल। धरातल का मतलब क्या है, जमीन की आकृति कैसी है, क्या वो मैदानी इलाका है, क्या वो बहुत पठारी इलाका है, या क्या वो बहुत पहाड़ी इलाका है। तो जितना ज्यादा मैदानी इलाका रहेगा उतना ज्यादा वितरण रहेगा। जैसे संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 9/10 भाग वहां रहता है जो समुद्र तल से 600 मीटर से भी कम ऊंचे हैं, यानी बहुत पहाड़ी नहीं है, वो क्या है, निचले स्तर है, मैदानी इलाके हैं, वहां ज्यादा लोग रहते हैं। मैदानों में जो है समतल भूमि रहती है, तो वहां कृषि भी अच्छे से हो सकता है, पशुपालन भी अच्छे से हो सकता है, व्यापार भी अच्छे से हो सकता है, परिवहन भी अच्छे से हो सकता है। तो लोग मैदानी इलाकों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, वहां उद्योग भी लगाए जा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कारण है। तो गंगा सिंधु का मैदान या याक्सिकियांग या मिसिसिपी रिवर, ये नदियों, नील नदी सिस्टम, ये जो नदी का सिस्टम है, नदियों का जो पूरी प्रणाली है, जिनका एग्जाम्पल मैंने दिया है, दजला फरात, इनके जो मैदान है ना, ये मैदानों पर ज्यादा वितरण है जनसंख्या का। वहीं आप जब पहाड़ी इलाकों में जाएंगे, रेगिस्तानी इलाकों में जाएंगे, पठारी इलाकों में जाएंगे, तो वहां पर जनसंख्या घनत्व आपको कम दिखाई पड़ेगी, ठीक है। फिर आता है जो इंपॉर्टेंट चीज जो जनसंख्या को प्रभावित करे, जलापूर्ति। जहां पर नदियां होंगी, जहां पर जल का मिलना, जैसे अगर इतिहास देखें तो महाजनपदों में सबसे विकसित महाजनपद था मगध, और मगध के पास क्या थी, गंगा थी, पुनपुन थी, सोन था, सियोन थी। ये जो नदियां थी, ये जलापूर्ति प्रोवाइड करेंगी, तो वहां पर पेड़ पौधे जंगल भी होंगे, कृषि भी होगी, तो वहां पर फिर क्या होगा, जनसंख्या ज्यादा रहेगी। तो मानव वहां पर रहना पसंद करेगा जहां ये सारी चीजें मिले, तो उससे व्यवसाय हो, कृषि हो, और नदियों और जलाशयों के आसपास जनसंख्या का वितरण ज्यादा रहता है। अगली चीज जो प्रभावित करती है जनसंख्या को, वो क्या होती है, भरण पोषण की क्षमता। यानी जहां पर क्या हो, जहां पर एक तरह से जीवन यापन करने के लिए व्यवसाय करने के साधन हो, जंगल हो, उद्योगों की लगने की संभावना है, पशुपालन करना, कृषि करना, कारखाने लगाना, जहां पर ये सब चीजें ज्यादा रहेंगी, वहां पर जनसंख्या ज्यादा रहेगी।
ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पोषण यही चीजें करती हैं जो आर्थिक क्रियाएं हैं, और पोषण जहां हो सके, जहां ये आर्थिक क्रियाएं हो सके, वहां जनसंख्या ज्यादा रहती है। जो कृषि प्रधान देश जैसे हैं, भारत है, जर्मनी है, यहाँ पर क्या है, जैसे औद्योगिक देशों में जनसंख्या बहुत सघन रहती है। जो कृषि ज्यादा कर सकते हैं जो देश, वहां पे जनसंख्या सघन रहती है। तो जहां पर भरण पोषण करने की क्षमता, जहां वहां ऐसी मिट्टी हो, वैसी स्थिति हो, वो करना संभव हो कि हम व्यवसाय कर लें, कृषि कर लें या उद्योग लगा लें, वहां जनसंख्या का वितरण घना रहेगा। तो ये सब कारण है। खनिज पदार्थ, जहां ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाएंगे वहां उद्योग लग सकते हैं, उद्योग लगेंगे तो रोजगार होगा, रोजगार लगेगा तो जीवन स्तर सुधरेगा, तो जनसंख्या वहां ज्यादा रहेगी। जैसे भारत में लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, पलायन करके दिल्ली मुंबई क्यों जाते हैं, या ऐसे इलाकों पे कहां क्यों जाते हैं जहां उद्योग ज्यादा है, तो वहां अपने आप जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुस्थल कलबुर्गी तथा कुलगाड़ी में सोने की खानों के कारण क्या है, वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा बसी हुई है। ऐसे बहुत एग्जांपल मिलेंगे कि जहां मिनरल्स हैं। भारत आप देख लीजिए, जो हमारा सिंहभूम है पूरा, और जो झारखंड में जो जमशेदपुर है, बोकारो है, यहाँ जनसंख्याएं क्यों है, केवल क्यों है, आसपास के क्षेत्र में खनिज पदार्थ हैं तो इंडस्ट्रीज लग गई हैं, तो ये चीजें प्रभावित करती हैं। ठीक है, औद्योगिकीकरण, जहां औद्योगिकीकरण, जहां उद्योग ज्यादा लगेंगे, जहां इंडस्ट्रीज ज्यादा लगेंगी, रोजगार ज्यादा मिलेगा, लोगों को व्यापार मिलेगा, तो लोग वहां पर ज्यादा जाकर बसेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां पर आवागमन के मार्ग की सुविधा हो, अब उद्योग कहां लग सकते हैं, अच्छा व्यवसाय कहां हो सकता है, अच्छी कृषि कैसे हो सकती है, कृषि का विपणन या बाजार, जब परिवहन के लिए मार्ग हो, जब जल मार्ग, थल मार्ग, सारी चीजें क्या हो, वायु मार्ग अच्छे से विकसित हो, तो ये जब चीजें विकसित रहती हैं तो वहां जनसंख्या का आवागमन, जनसंख्या का बसना उतना ही आसान हो जाता है, तो ये भी प्रभावित करती है। विश्व के जितने बड़े बड़े नगर हैं, जितने बड़े बड़े जो व्यावसायिक केंद्र हैं, वो सारे केंद्र क्या हैं, वो सारे केंद्र अच्छे से बसे हुए हैं। वो सारे केंद्र क्या है, सघन रूप से तभी बसे हुए हैं जब वहां परिवहन की जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी तरह से मिलती हैं। ठीक है, जैसे भारत में अब हम क्या कर रहे हैं, जल मार्गों को विकसित कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हमारा जो नेशनल वाटरवेज 1 है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो कहां से कहां तक है, प्रयागराज से हल्दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसी पे क्रूज भी चलाया गया, अभी ध्यान रखिएगा। तो जहां पर दुनिया के जितने मैंने ये आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, यहां पर सब जगह क्या है, परिवहन की सुविधाएं अच्छे से विकसित हैं, इसलिए वो ज्यादा सघन बसे हुए हैं। फिर जनसंख्या एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि लोग रहते हैं फिर भी भाग के चले आते हैं। अगर सरकार की नीतियां उस जगह की ठीक नहीं है, मतलब कानून की व्यवस्था, अधिकारों की व्यवस्था, सरकार की जो नीतियां हैं, अगर वो लोगों के सुविधा के साथ कनेक्ट होंगी, मतलब लोगों के जीवन को आसान बनाएंगी, तो वहां पे जनसंख्या क्या होगी, जनसंख्या वहां पर ज्यादा तेजी से और ज्यादा सघन रूप से बसेगी। और वहां जो कोई भी व्यक्ति वहां नहीं रहना चाहेगा जहां पर उसके जाल माल की सुरक्षा ना हो, उसके रहने के उचित प्रबंध ना हो, न्यायपूर्ण शासन ना हो। न्यायपूर्ण शासन मतलब जो प्रजा में जो सही है उसके साथ न्याय करे, जो गलत है उसको दंड दे, कोई भेदभाव ना हो। अगर ऐसा होगा तब तो वहां जनसंख्या सघन होगी, नहीं होगा तो वहां जनसंख्या ऐसे देशों में कम रहेगी। सामाजिक प्रभाव भी होता है, सामाजिक स्थिति जैसी जहां की रहेगी वैसा वहां की जनसंख्या रहेगी। अगर सामाजिक स्थितियां या सामाजिक नियम कानून कायदे ऐसे हैं कि लोगों का जीवन आसान बन जाए तो सभी लोग रहेंगे, वरना बहुत लोग जो उसमें सेट नहीं होंगे वहां से जा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, जनसंख्या का घनत्व, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब ये क्या होता है, ध्यान रखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जितनी जनसंख्या निवास करती है उसे हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यह लोगों की संख्या और भूमि का अनुपात होता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से डिवाइड करके। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ठीक है, कुल जनसंख्या को जब कुल एरिया से या कुल स्थल से हम डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं जनसंख्या का घनत्व या पॉपुलेशन की डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या के घनत्व के दृष्टिकोण की बात करें तो 2-3 वर्गीकरण है। एक है उच्च घनत्व वाले, जहां पर क्या है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 50 व्यक्ति से अधिक पाया जाता है। अगर 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 50 लोग पाए जाएंगे तो ये उच्च आपको मान लिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो दक्षिण पूर्वी एशिया देश हैं जिसकी मैंने चर्चा आपसे की थी, जैसे कि अब ये तो दक्षिण एशिया में तो भारत है, और जब आप इधर की तरफ आ जाएंगे फिलीपींस, पूर्वी ये कोरिया, अच्छा इसमें क्या है, दक्षिण और पूर्वी एशिया दोनों इसमें शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है, तो एक पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया में जैसे भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया वाला इलाका और जो चीन वाला इलाका है, वो सब क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा सघन रूप से बसे हुए इलाके हैं।
प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का औसत घनत्व तो भारत में 382 है, बांग्लादेश में 1266, सोचिए कितना ज्यादा है। चीन में 148, ऐसे ऐसे अलग सघन रूप से बसे हुए देश आपको मिल जाएंगे। तो इस क्षेत्र में क्यों जनसंख्या सघन है? क्योंकि उपजाऊ मिट्टी है, वर्षा है, कृषि का सुविधा है, समतल मैदान है, उद्योग लगाने के लिए ऑप्शंस हैं, नदियां हैं, धार्मिक रीति रिवाज हैं जिससे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें जनसंख्या के वृद्धि को प्रमोट करती हैं। फिर जो उत्तर पश्चिमी यूरोप है वो भी इलाका क्या है? सघन जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, इसमें जैसे आप ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, ये सारे जो देश आप देख रहे हैं, देखिए ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, इसके अलावा पोलैंड, ठीक है, बेल्जियम, ये सारे जो देश हैं, इन देशों को आप देख सकते हैं जो ज्यादा सघन रूप से बसे हुए देश आपको दिखाई देते हैं। मध्य एवं उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण पूर्वी कनाडा, ये भी ऐसा इलाका है जिसमें बहुत सारे उद्योग हैं, बहुत सारे परिवहन के साधन भी वहां पर उच्च रूप से विकसित हैं, उद्योग भी हैं, कृषि भी थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती है, तो ये भी ज्यादा अति विकसित हैं। और यहाँ पर एक तरह से नगरीकरण या अर्बनाइजेशन जो है वो इतना हो चुका है और लोग यहाँ पर आकर बसते हैं और सघन है। विदेशों से काफी लोग यहाँ आकर रहते हैं, भारत से तो बहुत लोग जाकर कनाडा में रह रहे हैं और क्रम चल ही रहा है और ये तेजी से घना बसता चला जा रहा है। मध्यम घनत्व वाले बात करें तो 10 से 60 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में होंगे तो मध्यम घनत्व वाले कहे जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इन प्रदेशों में ना तो जनसंख्या बहुत ज्यादा सघन होती है और कुछ कुछ तो विरल जगह भी हो जाते हैं, मतलब खाली सुनसान इलाके भी मिल जाते हैं। जैसे एशिया में म्यांमार की बात करें, थाईलैंड की बात करें, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, तो अब मध्य एशिया का जो देश है जहां पर बहुत रेगिस्तानी इलाके भी हैं, पर्वतीय भाग, अमेजन बेसिन जो कि बहुत घना जंगल है, सहारा का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ऐसे इलाके भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जनसंख्या ना तो बहुत सघन है और ना ही बहुत विरल, यानी थोड़े थोड़े लोग हैं और बहुत सघन भी नहीं है, तो ये देखा जाता है। ठीक है, हाँ, तो प्राकृतिक अवस्थाएं जो हैं वो मानव के लिए उतनी एक तरह से कह सकते हैं फेवरेबल नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है कि मानव का वहां रहना बहुत आसान हो सके, प्रतिकूल स्थितियां बनी रहती हैं। और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्या होते हैं? जहां 10 से भी नीचे हों या एकदम विरल जनसंख्या जैसा पाया जाता है, बहुत इक्का दुक्का लोग रहेंगे, तो उसमें उष्ण मरुस्थल है, जो गर्म मरुस्थल है वहां भी लोग बहुत कम रहेंगे। ठीक है, जैसे कालाहारी, अटाकामा, कैलिफोर्निया, इन मरुस्थलों का आपने नाम सुना है। ये मरुस्थल क्या है? जहां पर जीवन जीना ही आसान नहीं है। मरुस्थल में कौन रहेगा? तो बहुत कम वहां पर लोग रहते हैं, ये निम्न वो वाले हैं। भूमध्य रेखीय वन जिसको कहते हैं, जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है ना, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा जैसे पृथ्वी की है, उसके आसपास जो जंगल हैं उनको कहते हैं। वहां क्या है, इतनी बारिश है, इतने सघन जंगल हैं कि कृषि भी संभव नहीं है, रहना भी संभव नहीं है, तो वहां बहुत कम लोग रहते हैं। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन इसके उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ अस्वास्थ्यकर, अति उष्ण, आर्द्र जलवायु, घने वन, अनुपजाऊ मिट्टियां, ये सब पाई जाती हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी लोग नहीं रहते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मध्य एशिया और उच्च पर्वतीय क्षेत्र भी देखें। मध्य एशिया में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा वहां पर क्या है, एक तरह से जिसको आप कह देते हैं कि जो मरुस्थलीय इलाके हैं वो पाए जाएंगे, तो वहां भी बहुत कम लोग रहते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र होंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे हिमालय की चोटियां होंगी, वहां कौन रहेगा? तो वहां भी जनसंख्या का घनत्व कम रहता है। जैसे तिब्बत का पठार, तिब्बतन प्लेट्यू है ना, मंगोलिया का पठार, तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही कम जनसंख्या रहती है। और एंडीज जो पर्वत है, रॉकीज है, धरातल और जलवायु कृषि कार्य के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है, इसलिए बिल्कुल कम लोग यहाँ पर रहते हैं। टुंड्रा, बिल्कुल ठंडे प्रदेश, यहाँ भी बहुत कम लोग रहते हैं। बंजर भूमि लैंड भी बल्कि कहा जाता है इनको, तो यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर क्या है, बिल्कुल जनशून्य है, जीरो, कोई दिखाई नहीं देगा आपको, एकदम विरल इलाके दिखाई देंगे। तापमान हमेशा 0 डिग्री से कम रहेगा, तो कौन रहेगा बताइए? हिमांक से कम ही रहेगा तापमान, तो वहां कौन रहने जाएगा? तो इससे आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि जैसा वहां का एटमॉस्फेयर या जैसा वो इलाका है, वहां की जलवायु जैसी है, वैसा ही जनसंख्या घनत्व आपको दिखाई दे रहा है। तत्व कौन से प्रभावित करते हैं मैंने पहले ही आपको बता दिया था, और अब वही चीजें जनसंख्या घनत्व जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है। टैगा वन प्रदेश, वही स्थिति, बिल्कुल जलवायु क्या है, बहुत नीचे रहेगी और ठंडी रहेगी और वहां पर रहना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन, इसका क्या मतलब है। अब इसका मतलब यह है कि एक निश्चित समय पर एक जनसंख्या होगी, कुछ समय के बाद वो जनसंख्या या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, इसी को वृद्धि कहेंगे। अब घटती है अगर, तो वो नकारात्मक वृद्धि है, बढ़ती है तो सकारात्मक वृद्धि है, पॉजिटिव ग्रोथ है। तो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ है किसी क्षेत्र में या देश में समय की निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन होना। एक निश्चित समय अवधि में जितने लोग बसे हैं उसमें जो चेंज हो रहा है उसको आप जनसंख्या परिवर्तन वृद्धि कहते हैं। ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी होती है, यानी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, धनात्मक का मतलब है कि जनसंख्या पहले से ज्यादा हो जाए। ठीक है, जैसे धनात्मक का अर्थ जनसंख्या वृद्धि से है और ऋणात्मक का अर्थ है जनसंख्या का कम हो जाना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
जैसे मान लीजिए अगर पहले से जनसंख्या पहले 100 थी, अब 200 हो गई, तो ये क्या है? धनात्मक वृद्धि। ठीक है, और 100 थी अब 90 हो गई, तो ये क्या है? ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है, तो ये दो चीजें रहती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन जो है किसी स्थान की जो आर्थिक प्रगति है, सामाजिक उत्थान है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, सब कुछ बताता है। यानी अगर कहीं जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो समझ लीजिए वहां आर्थिक विकास हो रहा होगा, तभी वहां लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि जब वृद्धि होगी तो फिर वहां के आर्थिक विकास का पे कमी भी आएगी, दबाव भी बनेगा, लेकिन अगर वो बढ़ रही है तो इसका मतलब इसका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इंपॉर्टेंट है, वहां की सामाजिक स्थिति ठीक है, तभी वहां लोग ज्यादा रह रहे हैं। शब्दावलियों की अगर बात करें जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो जनसंख्या वृद्धि क्या है? 10 साल के अंतराल में जो होने वाला परिवर्तन है उसको आप जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, भारत के पृष्ठभूमि में खास करके। भारत में तो हर 10 साल पे ही सेंसस होता है। ठीक है, तो 2001 में जैसे जनसंख्या 102 करोड़ के आसपास थी, 11 में 121 करोड़ पहुंच गई, तो ये वृद्धि हो गई। ठीक है, प्रतिशत में मापी जाती है, ठीक बात है, 17.5% की वृद्धि थी। अच्छा, जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है, जो नेचुरल ग्रोथ है, वो कैसे मापते हैं? तो कैसे मापते हैं? जन्म माइनस मृत्यु, एक तरह से डेल्टा जन्म दर माइनस मृत्यु दर। तो ये जन्म मृत्यु जो है, यानी एक तरह से आप इसमें क्या करते हैं, देखिए ये माइनस लगा लेते हैं, सी ने यहां पर माइनस यूज कर लीजिएगा, यहां मैं फिर से लिख देता हूं। जो ये वास्तविक वृद्धि जनसंख्या की क्या है देख लीजिए, एक सेकेंड, हाँ, वास्तविक वृद्धि, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे निकालेंगे देख लीजिए। जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास, यानी कितने लोग? अप्रवास माइनस उत्प्रवास। अब अप्रवास उत्प्रवास के बारे में अभी डिटेल में और बताते हैं, लेकिन ये आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इसको आप छोड़ दीजिए, ये ध्यान रखिए। वास्तविक वृद्धि इक्वल्स टू जन्म माइनस मृत्यु, कितना जन्म हुआ कितना मृत्यु हुआ, प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। ये जब आप निकालते हैं तो यहां पर यानी कि डेथ और बर्थ माइनस डेथ इक्वल्स टू एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, ये दो चीजें हम मान के चलते हैं। ठीक है, अब इस पर और डिटेल में आपको समझाते हैं। तो ये यहां से अब वास्तविक जन्म दर, वास्तविक वृद्धि जो होती है जनसंख्या की, वो यहां से आप निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है और अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से वहां आकर बस जाते हैं, तो जनसंख्या की वृद्धि धनात्मक हो जाती है। ठीक है ना, तो क्या होती है कि मान लीजिए अगर जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है और बाहर से आने वाले की संख्या ज्यादा हो गई है ना, यानी कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा हो गई, तो वहां पर मान लीजिए कि धनात्मक क्या होगा? जनसंख्या की वृद्धि होगी। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए मृत्यु दर ज्यादा होती तो ऋणात्मक वृद्धि हो जाती। जब समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाती है, इसमें जन्म दर माइनस मृत्यु दर से कम हो जाती है, या लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाते हैं, मतलब यहां क्या होगा? जन्म दर बहुत कम होगी, मृत्यु दर ज्यादा हो जाएगी और बाहर लोग जाकर बसने ज्यादा शुरू हो जाएंगे, यानी आपके देश में जनसंख्या कम हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आता है कि जनसंख्या के परिवर्तन होने के घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। प्रवास बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसना, माइग्रेशन। जैसे मान लीजिए यूपी का आदमी जाकर महाराष्ट्र में चला गया, प्रवास कर गया, भारत का आदमी ऑस्ट्रेलिया चला गया, प्रवास कर गया। तो ये तीनों कारण जो हैं वो जनसंख्या की जो वृद्धि है इसको निर्धारित करते हैं या उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है प्रजनन। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जो जनसंख्या को करती है, प्रजनन। तो प्रजनन की गणना करने के लिए अगर आप देखेंगे, हाँ एक सेकेंड, प्रजनन का मतलब यह है कि जो अनुपात है, एक तरह से जो फर्टिलिटी का मतलब है कि कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं या उसकी क्षमता क्या है, उसका दर क्या है, इसको आप प्रजनन कहते हैं। और प्रजनन का सीधा अर्थ होता है जन्म से। ठीक है, इसमें अगर आप डिटेल में देखें और आगे चलें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अशोधित जन्म दर की। इसके सवाल पूछा जाता है, क्रूड बर्थ रेट क्या है, अशोधित जन्म दर क्या है। तो इसका एक फॉर्मूला हम दिखाते हैं कि BI/P × 100। इसका मतलब क्या है? तो देखिए CBR इक्वल्स टू अशोधित जन्म दर, ये आपको दिखाई दे रहा है। BI को आप किस चीज से दर्शाते हैं कि साल में कितने बच्चे जन्मे हैं, और P को दर्शाते हैं कि साल के मध्य में कितनी एक तरह से संभावित जनसंख्या रही है। जैसे मान लीजिए लेट सपोज आप यहां पर निकालते हैं CBR, क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर। तो इसमें आप क्या करते हैं कि कितने बच्चे जन्मे बच्चे, फिर आप डिवाइड कर देते हैं साल के मध्य की जनसंख्या, साल के मध्य की इसमें पॉपुलेशन या जनसंख्या आप डिवाइड कर देते हैं इसमें मध्य की जनसंख्या
इंटू 100 कर देते हैं तो ये आपको क्या मिल जाता है, अशोधित जन्म दर या क्रूड बर्थ रेट यहां से निकल के आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब इसमें लेकिन कुछ दोष है। क्या दोष है? इसमें बच्चे और बूढ़े भी सम्मिलित किए जाते हैं पूरी जनसंख्या को लेके। तो प्रजनन दर जब निकाला जाएगा तो बच्चे तो प्रजनन करेंगे नहीं, ना बूढ़े करेंगे। भाई आयु जो लिंग संगठन अगले चैप्टर में देखेंगे तो 0 से 14 साल तक बच्चों की उम्र होती है, फिर 60 से ऊपर जो है वृद्ध आयु वर्ग है, तो वो तो प्रजनन होता नहीं है। पर इसमें लिया जाता है, इस फॉर्मूले में इसमें एक दोष है। इसमें प्रजनन का सामान्य ज्ञान हो पाता है, इसलिए इसको अशोधित कहते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अतः ये है, इसे अशोधित कहते हैं, यानी कि उसको बहुत रॉ आप मान के नहीं चल सकते, बहुत एग्जैक्ट नहीं मान के चल सकते। मृत्यु दर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक परिभाषा दी है, तो जन्म के बाद किसी भी समय जीवन में सभी प्रमाणों के स्थायी रूप से लोप हो जाने को मृत्यु कहते हैं। जब आपके एक तरह से कोई प्रमाण न हो कि आप जीवित हैं आपके जीवन का, तो मृत्यु दर वहां से कैलकुलेट होता है। मृत्यु तभी हो सकती है जब शिशु जीवित पैदा हो। मृत्यु दर ज्ञात करने के लिए जन्म से पहले मृत्यु को अलग कर लिया जाता है, ये उनका फॉर्मूला है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्रूड डेथ रेट इक्वल्स टू डेथ अपॉन पी इंटू 100, ठीक है। यानी अशोधित मृत्यु दर अगर आप निकालें तो मृतकों की संख्या मध्य साल में अनुमानित जनसंख्या क्या रही है, गुणे 100 कर दीजिए, तो यहां पर अशोधित मृत्यु दर भी निकल जाएगी। तो मेन रूप से आपको जो बताना था वो अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो वहां पर जन्म कितना हुआ डिवाइडेड बाई जो अनुमानित जनसंख्या है मध्य साल की इंटू 100, मृत्यु दर में मृतकों की संख्या डिवाइडेड बाई मध्य साल की जनसंख्या इंटू 100 कर देना है, ठीक है। इसमें भी कुछ, ये भी औसत जन्म दर, ये भी औसत दर बताती है और पूरी जनसंख्या को शामिल किया जाता है। अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग मृत्यु का दर है, लेकिन यहाँ पर एक ही साथ मिला के दिया जाता है, तो इसलिए इसको अशोधित कहा जाता है, ठीक है। चलिए, दूसरा जो चीज है इंपॉर्टेंट, प्रवास। प्रवास का मतलब क्या है? देखिए, अब कुमारी सैंपल जो रेड जेल की शिष्या रही हैं, उन्होंने विभिन्न आवासों को प्रवास द्वारा निर्मित बताया है कि एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं और मानव का विकास धीरे धीरे हुआ है। एक जगह से वो दूसरी जगह गया है, तीसरी जगह गया है और वहां पर धीरे धीरे स्थानांतरित होकर, ट्रांसफर होकर उसने अपने आवास बनाए हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह का जो स्थानांतरण है वो प्रवास कहलाता है। टेलर ने अपने प्रवास कटिबंध सिद्धांत में कहा है कि मध्य एशिया को मान अभ्युदय का केंद्र माना है, मानव अभ्युदय का, ठीक है, ये मानव है। यहां पर मध्य एशिया को जो मानव अभ्युदय है उसका केंद्र माना है और वहां से जनजातियों का स्थानांतरण अन्य महाद्वीपों में हुआ है, ऐसा माना है। ऐसा रेड जेल ने कहा है कि एक जगह मानव पैदा हुआ, वहां से अलग अलग जगहों पर गया है, और यही क्या है, मानव प्रवास की पूरी कहानी है। अब देखिए, ध्यान से समझिए, जनसंख्या परिवर्तन या स्थानांतरण में प्रवास के दो भाग होते हैं। प्रवास दो तरीके का होता है। एक होता है उत्प्रवास, एमिग्रेशन। उत्प्रवास किसी स्थान से दूसरे स्थान को जाने को कहते हैं। जैसे यहां से आप इंग्लैंड चले जाइए तो एमिग्रेशन हो गया आपका उत्प्रवास, ठीक है। भारत का लोग इंग्लैंड चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, ये हो गया उत्प्रवास, ठीक है। इसमें चार चीजें रहती हैं, देश, किसी देश में जाएंगे, किसी समय पे जाएंगे, किसी कारण से जाएंगे और निश्चित संख्या के अंदर जाएंगे। तो एक जगह से दूसरे जगह चले जाना उत्प्रवास, ठीक है। उत्प्रवास ध्यान रखिएगा। अच्छा, अप्रवास क्या है? दूसरी जगह से कहीं आ जाना, जिसको इमिग्रेशन कहते हैं। आ गई बात समझ में? उत्प्रवास यानी कहीं चले जाना और बाहर से आ जाना, ये क्या है? अप्रवास कहलाता है। तो ये भी सवाल आते हैं कई बार, आप पूछ लीजिए, इसको समझ लीजिएगा। अब कहीं चले जाना, प्रवास के भी दो कारण है, उत्प्रवास और अप्रवास तो आपने देख लिया, लेकिन प्रवास के दो कारण होते हैं या दो चीजों से प्रभावित होता है। एक होता है प्रतिकर्ष कारक, एक होता है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक मतलब होता है जब प्रतिकूल कारणों से, ठीक है, प्रतिकूल कारक मतलब कहीं स्थिति बहुत खराब है, वहां आपको रोजगार नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रही, वहां पे बीमारियां हैं, अकाल है, तो आप भाग गए, चले गए, ये उत्प्रवास हो गया, वो प्रतिकर्ष कारक है। अपकर्ष अच्छा, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पुश फैक्टर, जिसके वजह से आप चले गए, ये होते हैं पुल फैक्टर, अपकर्ष। जो अच्छी चीजें देखकर आप सोचते हैं कि वहां चले जाएं, अरे वहां तो अच्छा रोजगार है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी शिक्षा है, तो वहां चले जाते हैं, ये होता है क्या? अपकर्ष कारक। तो ये भी आप चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही यहां पर बताया गया है, जो प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, इनके कारण जब आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो प्रतिकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक में क्या होता है? रोजगार की सुविधाएं, बेहतर रहन सहन का स्तर, जो चीजें आपको अपनी तरफ खींचती हैं, वो अपकर्ष कारक हो जाती हैं। जो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां हैं, तो अब अगर इस ट्रेंड देखें तो अब दुनिया की जनसंख्या में क्या हो रहा है? तीव्र रूप से वृद्धि हो रही है और जनसंख्या वृद्धि दर में थोड़ी कमी आई है। वृद्धि तो हो रही है, लेकिन जिस रेट से पहले बढ़ती थी वो थोड़ी कमी आई है। क्यों आई है? लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, प्राकृतिक समस्याओं को जूझ रहे हैं। अभी मैं जनांकीय संक्रमण में थोड़ा सा इस पर डिटेल में आपको बताता हूं।
एक अनुमान के अनुसार 1830 तक विश्व की कुल जनसंख्या 1 अरब थी, 1930 तक बढ़कर वो दुगनी हो गई। इसके बाद 30 वर्ष यानी 1960 तक जनसंख्या 3 अरब हो गई और 15 वर्ष तक ये 4 अरब हो गई। अब देखिए धीरे बढ़ तो रही है, लेकिन बढ़ने का जो रेट है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। यद्यपि 1830 से 1930 तक 100 वर्ष में यह जनसंख्या वृद्धि काफी धीमी रही है, लेकिन बाद के वर्षों में तीव्र वृद्धि हुई और 1990 तक की जनसंख्या 5 अरब को पार कर गई। फिर 1990 को बीच में क्यों एकदम से जनसंख्या वृद्धि हुई, क्योंकि मृत्यु दर थोड़ा कम हो गया। ध्यान रखिए, शुरू में क्या था ना कि जनसंख्या बढ़ती भी थी और मृत्यु दर में उसमें तेज था, लेकिन इसमें क्या है, मृत्यु दर भी धीरे धीरे कम होने लगी, तो इससे जनसंख्या क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई, तेज होने लगी। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि से यह बात तो स्पष्ट है कि विश्व की जनसंख्या को, ये ध्यान रखिए, ट्रेंड समझ लीजिए, मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूं कि जनसंख्या का ट्रेंड कैसा है। विश्व की जनसंख्या को 102 अरब होने में 100 वर्ष, 2 से 3 अरब होने में 30 वर्ष, 3 से 4 अरब होने में 15 वर्ष, ठीक है, 4 से 5 अरब होने में 12 वर्ष, 5 से 6 अरब होने में 12 वर्ष और 6 से 7 में होने में भी 12 वर्ष लगेगा। अब देखिए, शुरू में बहुत लंबा समय लगा है बढ़ने में, क्योंकि मृत्यु दर भी तेज थी। बीच में वो टाइम पीरियड बहुत कम होता गया है। क्यों? क्योंकि मृत्यु दर कम होने लगी है। वहां ज्यादा थी, शुरू में ज्यादा थी मृत्यु दर, बीच में मृत्यु दर कम हुई है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं आ गई हैं, तो जल्दी जल्दी विकास हुआ है। फिर अब धीरे धीरे शिक्षा और जागरूकता भी आई है, तो अब वो रुक गया है, अब बहुत तेजी से नहीं वो 12-12 साल ले रहा है। तो अब एक सवाल आता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जनसंख्या के वृद्धि में कोई सहायता की है? तो मानवीय एवं प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन प्रयोग होने लगे, पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध हो गई, तो कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। तो अभी जब ये उद्योग में वृद्धि हुई, कृषि में वृद्धि हुई, तो लोगों को अच्छा खाना मिलने लगा, जीवन प्रत्याशा बढ़ गई, जिसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो 30 वर्ष लोग जीते थे, अब वो 60-60 वर्ष जीने लगे। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हो गया प्रौद्योगिकी के कारण, विज्ञान के कारण, तो लोगों को जीवन जीने के लिए और ज्यादा समय मिलने लगा। अब जनसंख्या परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? तो जो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था है, उसके सुधार के लिए बहुत जरूरी है कि वहां जनसंख्या दर कम हो। अगर विकासशील देशों में बहुत जनसंख्या हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर उनका जो आधारभूत जो उनकी आवश्यकताएं वो लोगों की पूरी कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे, उनको उससे दिक्कत आएगी। तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो कई समस्याएं बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी, आर्थिक बोझ बढ़ेगा, तो जनसंख्या को कम करना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारी घातक बीमारियां अफ्रीकी देशों में हुई जनसंख्या वृद्धि के कारण, मृत्यु दर उससे बढ़ी भी है, उससे औसत जीवन प्रत्याशा जो है वो घटने लगी है। तो औसत जीवन प्रत्याशा जब घटेगी तो फिर उससे जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो धीमी हो गई है। तो वर्तमान में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.64% है पर ईयर, ये भी ध्यान रखिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, जनांकीय संक्रमण, जिसको डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है? पहली बात तो क्वेश्चन पूछता है, ये सवाल ये सिद्धांत W.S. थॉम्सन ने क्या किया था? विकसित किया था। अब W.S. थॉम्सन और जो नेस्टाडिन है, इन दोनों ने मिलकर किया, और इसमें इन्होंने 3 चरण बताए। 3 चरण बताए इन्होंने जनसंख्या के वृद्धि होने, विकास होने का 3 चरण बताए। क्या बताया मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, फिर इसमें डिस्कस कर लेंगे। देखिए, एक इन्होंने बताया पहला चरण कि बहुत 200 साल पहले बहुत तेजी से लोग बच्चे पैदा करते थे, यानी उच्च जन्म दर। वो कहते थे कि उच्च जन्म दर है, उच्च जन्म दर है, और पहली कंडीशन, लेकिन कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है तो उच्च मृत्यु दर भी है। एक कंडीशन ये बताई। दूसरा बताया उन्होंने कि धीरे धीरे अब स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने लगी हैं, विज्ञान का विकास हुआ है, तो जन्म दर तो अभी भी उच्च है, लेकिन उच्च दर क्या, किसका? जन्म का उच्च जन्म दर है, और लेकिन जो मृत्यु दर है वो निम्न हो गई है। मृत्यु दर क्या है? वो निम्न हो गई है, निम्न मृत्यु दर। अब इससे क्या होगा, ध्यान से समझिए। अगर जन्म दर ऊंचा रहेगा और मृत्यु दर कम रहेगा तो जनसंख्या बहुत बढ़ने लगेगी। पैदा तो खूब हो रहे हैं, कोई मर ही नहीं रहा है। तीसरी कंडीशन उन्होंने बताई कि लोगों में चेतना आई है, शिक्षा आई है, तो निम्न जन्म दर हो गया है, जन्म दर भी क्या हो गया है? कम हो गया है, और निम्न मृत्यु दर, विकास हुआ है स्वास्थ्य का तो मृत्यु दर भी कम हुआ है। तो तीसरी जो कंडीशन है उसमें जनसंख्या स्थायी हो गई है। तो यहां धीमा विकास हुआ है, यहां जनसंख्या का तीव्र विकास हुआ है, यहां स्थायी विकास हो गया है। ये 3 सिद्धांत उन्होंने बताया कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। ये इन्होंने इसके लिए 3 जनांकीय संक्रमण के चरण बताए हैं।
इस सिद्धांत से तात्पर्य निकाला जाता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित व्यवस्था से आगे उन्नति करता है तो उसमें जन्म और मृत्यु दर में परिवर्तन हो जाते हैं और कई अवस्थाओं में होता है। ठीक है, अब उन अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। तो पहली अवस्था देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, उच्च प्रजननशीलता होती है, यानी जन्म दर ज्यादा होता है और मृत्यु दर भी ज्यादा होती है, क्योंकि भोजन आपूर्ति नहीं होती, कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होती। तो पहली अवस्था देख लीजिएगा, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। जनसंख्या वृद्धि का दर धीमा होता है क्योंकि लोग मरते भी ज्यादा हैं। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी भी बहुत नीचे रहती है। ठीक है, और प्रारंभ में लगभग 200 वर्ष पहले, इसमें लगभग 200 साल पहले तक ये सभी देश इसी अवस्था में चलते थे। ठीक है, दूसरी अवस्था देखें तो यहां पर उच्च प्रजननशीलता होती है और समय के साथ साथ घटती रहती है, लेकिन ठीक है। और ध्यान रखिएगा, मृत्यु दर इसमें कम आ जाती है, जो मोर्टेलिटी है इसमें कमी आ जाती है, लोग मरते कम हैं, क्योंकि क्या हो जाता है, इसमें जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर हो जाती हैं। और तीसरी स्थिति क्या होता है, यहां पर जन्म दर भी कम होता है और मृत्यु दर भी कम होता है, तो यहां जनसंख्या स्थिर हो जाती है और मंद गति से बढ़ती है। फिर रिवाइज करा रहा हूं, प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, धीमी जनसंख्या। दूसरी में उच्च जन्म दर लेकिन निम्न मृत्यु दर, तो बहुत जनसंख्या। तीसरी में निम्न मृत्यु दर, निम्न जड़ दर, तो स्थिर जनसंख्या। ये ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाएगा। जनसंख्या नगरीय हो जाती है, शिक्षित, तकनीकी ज्ञान हो जाता है, सारी चीज हो जाती है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ऑप्शन देकर पूछ सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं, तो पहला, परिवार नियोजन को अपनाना, यानी हम क्या करें, जो फैमिली प्लानिंग है कि कब बच्चे होने चाहिए, अंतराल कितना होना चाहिए, 2 बच्चों के बीच में जन्म का अंतराल हो, तुरंत बच्चे पैदा ना हो, गर्भ निरोधक जो उपाय हों उनको इस्तेमाल किया जाए, जिससे क्या हो सके, जनसंख्या पे हम नियंत्रण कर सकें। महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और गर्भ निरोधक की जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, जो उसके इक्विपमेंट्स हैं वो उनको उपलब्ध कराना। तो क्योंकि जब तक हम क्या करेंगे, जन्म दर को नहीं कंट्रोल करेंगे, तब तक केवल मृत्यु दर कंट्रोल करते रहेंगे, तो फिर जनसंख्या बढ़ती रहेगी। तो हमें जन्म दर कंट्रोल करना है तो परिवार नियोजन, ये सारी जो चीजें हैं इसके प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, तो जनसंख्या कंट्रोल होगी तो फिर आर्थिक जो लाभ है, हर चीज का सामाजिक लाभ है, संसाधनों का लाभ है, वो सब तक पहुंच पाएगा। तो इस चैप्टर में एक क्विक रिवीजन, यानी बहुत तेजी से हमने वन शॉट में इस पूरे बड़े चैप्टर को खत्म किया है, जिसके माध्यम से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जो आपके परीक्षा के लिए जरूरी है। किसी पॉइंट में कोई डाउट या कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको आपको जरूर फिर से रिवाइज कराएंगे और बताएंगे। किसी भी तरीके के कंफ्यूजन के लिए आप अपने क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट बॉक्स में जरूर छोड़िए, कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। सभी चैप्टर के इसी तरह के वन शॉट रिवीजन CUET 2023 के लिए आपको कराते रहेंगे CUET हिंदी मीडियम के इस चैनल पे। मिलते हैं अगले सेशन में अगले वन शॉट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।